Assalamualaikum students, this is me Saim Arpi from Legend Institute of Management and Sciences, and today I am going to discuss about atomic emission spectrophotometry, which is the last module of atomic spectroscopy. एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को डिस्कस करने से पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को स्टडी करने का पर्पस क्या है। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को हम किसी भी सैंपल में एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या ये भी इसलिए भी यूज़ करते हैं कि किसी भी सैंपल में कौन कौन सी एलिमेंट प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल कोई फूड का सैंपल हमारे पास है, फूड के सैंपल में हम ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन सी एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो ये कौन सा एनालिसिस हुआ, क्वालिटेटिव एनालिसिस। या फिर हम किसी एक एलिमेंट की कंसंट्रेशन फाइंड करना चाहते हैं कि ये एलिमेंट किसी स्पेसिफिक लेवल तक रिक्वायर है उस फूड प्रोडक्ट में। तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये इधर इट इज़ प्रेजेंट इन दैट मच कंसंट्रेशन और नॉट। तो हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को यूज़ करके वो कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमने फ्लेम फोटोमेट्री में और एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में डिस्कस किया था कि जिस भी सैंपल को हमने एनालाइज करना होता है उस सैंपल को हम इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं। उसके बाद हम ये जो डिफरेंट प्रोसेस हैं उससे गुजारने के बाद जो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट है वो ऑब्जॉर्व हो जाती है, और एमिटेड लाइट से हम क्वालिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। तो जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, इट इज़ अ टेक्निक आल्सो नोन एज ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इसे AES से भी शो करते हैं और OES से भी। OES मतलब ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, द स्टडी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द एक्साइटेड एटम एंड मोनो एटॉमिक आयंस। इसमें हम ये है कि जैसे कि हम एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में और फ्लेम फोटोमेट्री में स्टडी कर चुके हैं कि जब ये हम इस एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में भी इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एटम जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में जाती हैं, और जब डी एक्साइट होते हैं तो वो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो लाइट है वो एमिट करते हैं। और इस केस में जो हम क्योंकि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस कर रहे हैं तो हम एटम को ही स्टडी करते हैं। इसमें हमारी जो आयंस हैं, आयन को स्टडी करना हमारा पर्पस नहीं होता, लेकिन अगर प्रोड्यूस हो जाए तो इतना चांस होता है कि मोनो एटॉमिक जो आयन है जिस वो प्रोड्यूस हों। रिलैक्सेशन ऑफ द एटम इन द एक्साइटेड स्टेट रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ लाइट। तो जब एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट एक एटम ऑब्जॉर्व करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है, उसके बाद जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में जब वो पहुंच जाता है तो वो एक अनस्टेबल स्टेट है, तो वो स्टेबल होने के लिए वो ग्राउंड स्टेट में दोबारा आएगा। तो जिस वेवलेंथ की लाइट वो एमिट करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो जो लाइट है वो ट्रांसमिट करता है। वो जो एमिशन है लाइट की, इसका मतलब है कि जब डी एक्साइट होता है, या हम ये कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन होती है, क्योंकि जो एक्साइटेड है, एक्साइटमेंट के बाद जब एक्साइटेड स्टेट में एटम पहुंच जाता है उसके बाद वो डी एक्साइट होता है। डी एक्साइट इसलिए होता है क्योंकि वो एक अनस्टेबल स्टेट में होता है और वो रिलैक्स होने के लिए ऐसे कर रहा होता है। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन स्टेट या ग्राउंड स्टेट हम कह सकते हैं। द रिलैक्सेशन ऑफ द एटम इन द एक्साइटेड स्टेट रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ लाइट। तो उस टाइम जो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट एमिट होती है उसे हम ये कहते हैं कि ये एमिशन लाइट है, और एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में हम इस एमिटेड लाइट को ही स्टडी करते हैं। The प्रोसीजर लाइन स्पेक्ट्रा इन द UV विजिबल एंड वैक्यूम UV विजिबल रीजन। और फिर ये है कि हम जिस भी रीजन में वो फॉल करेगी हम उसका स्पेक्ट्रम स्टडी कर लेंगे। इसकी डिटेल हम एक एक जो स्टेप है उसकी डिस्कस करेंगे। यूज फॉर क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। क्वालिटेटिव मतलब कि वो कौन कौन सी एलिमेंट प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल हम फूड प्रोडक्ट को देख लें, कोक को देख लें, या फिर नूडल्स में हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी एलिमेंट प्रेजेंट है। तो अगर हम ये फाइंड करेंगे कि एलिमेंट कौन से हैं या एटम की जो सैंपल है उसकी कंपोजिशन क्या है, तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा। तो जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए भी यूज़ होती है। इट इज़ आल्सो यूज फॉर क्वान्टिटेटिव एनालिसिस फॉर द PPM लेवल ऑफ द परसेंटेज। इसका मतलब ये है कि क्वान्टिटेटिव एनालिसिस का के ये कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए भी यूज़ होती है, और इवन के पार्ट्स पर मिलन PPM लेवल तक भी अगर किसी सैंपल में एलिमेंट की कंसंट्रेशन है तो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से हम वो भी स्टडी फाइंड कर सकते हैं। मल्टी एलिमेंट डिटेक्शन के लिए इसका मतलब ये है कि जैसे हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में स्टडी करते थे कि जिस एलिमेंट को हमने डिटेक्ट करना होता है तो उसी का ही हम हालो कैथोड लैंप पे कैथोड यूज़ करते हैं।
मैंने आपको ये भी बताया था कि हम जो न्यू टेक्निक्स हैं, हाइफिनिटी टेक्निक्स हैं, उनमें मल्टी एलिमेंट डिटेक्शन भी हो रही है। मल्टी एलिमेंट डिटेक्शन में ये होता है कि वो जो कैथोड है वो ही हम मल्टी एलिमेंट्स का बनाते हैं। तो जो डिज़ायर वेवलेंथ की लाइट है, वो जो मल्टी एलिमेंट कैथोड है वो हर तरह की जो वेवलेंथ है वो एमिट कर रहा होता है। तो फ्लेम में जो भी एटम प्रोड्यूस हुए होते हैं उनको अपनी डिज़ायर वेवलेंथ जैसे जैसे मिलती है, वो सारे एलिमेंट अपने डिज़ायर वेवलेंथ अब्जॉर्ब करके अपनी एमिशन शो करते हैं। तो जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो मल्टी एलिमेंट डिटेक्शन के लिए भी यूज़ होती है। It can be used to determine metal, metalloids and some non-metal simultaneously। ये metals को भी डिटरमाइन करता है, metalloids को भी और नॉन मेटल्स को भी, लेकिन मोस्टली जो है वो मेटल्स को यूज़ करने के लिए हम इसे स्टडी करते हैं। एमिशन वेवलेंथ एंड एनर्जी आर रिलेटेड टू ई इज इक्वल टू एच सी ओवर। ये जो लॉ है ये प्लांक्स थेरी है। प्लांक्स थेरी के अकॉर्डिंग ये एक रूल था, क्योंकि पहले ये कंसिडर किया जाता था कि जो एलिमेंट हैं वो एक लेवल पे, फॉर एग्जांपल ग्राउंड स्टेट में है, तो ग्राउंड स्टेट पे जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे या एक शेल से दूसरे शेल में, तो वो कॉन्टीन्यूसली जैसे जैसे एनर्जी अब्जॉर्ब होती जाएगी तो जो कॉन्टीन्यूसली है वो नहीं जाएंगे। जैसे ही उन्हें एक स्पेसिफिक वेवलेंथ मिलेगी नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, तो वो एक अब्जॉर्ब करके तो जाए। इसका मतलब है कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड लेवल में हम स्टडी करेंगे। एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट एटम अब्जॉर्ब करेंगे तभी जाके वो एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। तो ये जो लॉ है ये यहाँ अप्लाई होता है कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट उन्हें अब मिलेगी तो वो ऑक्साइड होंगे, और जब वो डी ऑक्साइड होंगे तो वो एमिटेड लाइट हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट नहीं मिली तो उसका ये नहीं मतलब कि वो उस लेवल पे दरमियान में होंगे या उससे थोड़ा सा नीचे होंगे, फिर नेक्स्ट अगर उन्हें लाइट कहीं से मिलती है तो वो फिर एक्साइट हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की अगर लाइट उन्हें मिलती है तो वो एक्साइट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ ये जो लॉ है ये अप्लाई होता है, ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। ये जो प्रोसेस है इसमें सारी जो समरी है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की वो रिप्रेजेंट की हुई है। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें ये है कि सैम्पल सोल्यूशन कंटेनिंग एलिमेंट। अब इसमें सोल्यूशन का है, हमने ये स्टडी किया था कि एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है या एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, वो सॉलिड के लिए भी यूज़ होती है, गैसेस के लिए भी यूज़ होती है और लिक्विड्स के लिए तो वैसे ही यूज़ होती है। सॉलिड सैंपल हो तो फिर हम सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, और गैस सैंपल में भी इस तरीके से वो करते हैं कि एंड पे उनका सोल्यूशन टाइप प्रिपेयर हो जाए ताकि हम उनको स्टडी कर सकें। तो ओवरऑल जो हम बेसिकली स्टडी करते हैं वो सोल्यूशन को करते हैं, क्योंकि अगर सॉलिड फॉर्म में हम सैंपल को स्टडी कर रहे हैं तो एज सच सॉलिड को तो नहीं ले रहे, सॉलिड्स का हम सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हम यहाँ सोल्यूशन लिखें तो एक स्पेसिफिक टर्म भी यूज़ कर लें तो इसमें कोई वो नहीं होगा कि सैंपल सोल्यूशन कंटेनिंग एलिमेंट्स, उसमें जो भी एलिमेंट होगा हमने स्टडी करना होगा वो होगा। फर्स्ट स्टेप में हम सैंपल को निबुलाइजर में इंसर्ट करते हैं और वो जो सैंपल है वो एक टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स बनती हैं इनको फ्लेम तक पहुंचाया जाता है। वो इनर्ट गैस फ्लो से हम फ्लेम तक पहुंचाते हैं, और ये जो सारा प्रोसेस है इसे मेंटेन रखते हैं ऑक्सीडेंट और फ्यूल की रेशो से। और फ्लेम का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर हम इसमें स्टडी करते हैं। फ्लेम का टेम्परेचर किस बेस पे कहते हैं कि इस टाइम फ्लेम का टेम्परेचर ये है, इस मतलब वेरी कर रहा है, लेस है, या उसका जो टेम्परेचर है वो कम है या इंक्रीज़ हो रहा है फ्लेम का टेम्परेचर, तो वो ये ऑक्सीडेंट और फ्यूल की जो रेशियो है इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। वो जो तो उसके बाद जो प्रोसेस है वो क्या जो सेकंड प्रोसेस है वो फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स। लिक्विड ड्रॉपलेट्स क्रिएट होने के बाद अब जो सैंपल है वो फ्लेम में पहुंच गया। अब फ्लेम में डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल डिसोल्यूशन, सॉल्वेंट इवेपोरेट, डिसोल्यूशन मीन क्योंकि जब वो फ्लेम तक पहुंचे हैं तो उस टाइम सैंपल में सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है, तो सॉल्वेंट को रिमूव कर देंगे तो स्टेप को कहेंगे डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के बाद वो जो सैंपल है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो डिसोल्यूशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन के बाद वो जो एटम्स हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं, वो सैंपल है वो डिसोसिएट हो जाता है और एटम क्रिएट हो जाते हैं। इस एटम के फॉर्मेशन को हम कहते हैं एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन से क्योंकि वो फ्लेम में, फ्लेम का हाई टेम्परेचर है, तो वो जो फ्लेम की हाई टेम्परेचर है, हीट है, उसे अब्जॉर्ब करके, हीट को अब्जॉर्ब करने के बाद या टेम्परेचर को अब्जॉर्ब करने के बाद वो हायर एनर्जी स्टेट पे चले जाते हैं और एक्साइटेशन में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्साइटेशन। एक्साइटेशन के बाद क्योंकि वो एक अनस्टेबल स्टेट है तो वो उस स्टेट में
एग्जिस्ट नहीं कर सकते तो वो डी एक्साइट होते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। तो उस टाइम एक लाइट एमिट होती है जिसे हम कहते हैं एमिशन ऑफ रेडिएशन एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। स्पेसिफिक वेवलेंथ का मतलब ये है कि एक एटम है वो एक स्पेसिफिक, फॉर एग्जाम्पल सोडियम है तो वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट एमिट करेगी, जो पोटाशियम है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट एमिट करेगा, और जो कैल्शियम है वो स्पेसिफिक। तो हर एक एटम जो है, क्योंकि एटम प्रोड्यूस हुए हैं और हर एक एटम स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट एमिट करेगा, और जो लाइट वो एमिट करेंगे उसकी इंटेंसिटी हम मेजर कर लेंगे। तो मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन इज द लास्ट स्टेप ऑफ एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। In atomic emission spectroscopy does not require light source. Excited atom in the flame emitted light that reaches the detector. इस process को हम कहते हैं luminescence. Technique based on the excitation process, that is the flame photometry. Flame photometry को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद फर्नेस में हम इलेक्ट्रिकल फर्नेस, ग्रेफाइट फर्नेस को हम स्टडी कर चुके हैं, और इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा। अब ये जो डिफरेंट प्रोसेस हैं, ये जो एमिशन है, एमिशन में जो एटोमाइज़र है उसके चेंज हैं। वो एटोमाइज़र फ्लेम हो सकता है, वो एटोमाइज़र फर्नेसेस हो सकती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल फर्नेस हम ग्रेफाइट फर्नेस को स्टडी कर चुके हैं, और इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा हो सकता है। हम डिटेल से इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा को स्टडी करेंगे। बाकी जो दो प्रोसेस हैं वो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। Assalamu alaikum students, this is me Saim Arpi from Legend Institute of Management and Sciences, and today I am going to discuss about atomic emission spectrophotometry, which is the last module of atomic spectroscopy. Then a light atom are promoted to higher energy level by the sufficient energy that is provided by the high temperature of the atomization sources. अब atomization sources हम फ्लेम और फर्नेसेस को डिस्कस कर चुके हैं। जो भी हमने ये कहा कि एटम, क्योंकि एक्साइटेशन तो मस्ट है, एटम एक्साइट होंगे तो उसके बाद डी एक्साइटेशन से एमिशन होगी। अब एक्साइटेशन के लिए मस्ट है कि कोई ऐसा सोर्स हो जो उनको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करे कि वो सफिशेंट हो उन्हें हायर एनर्जी लेवल पे लेके जाने के लिए। तो वो हम फ्लेम और जो फर्नेसेस हैं उनको स्टडी कर चुके हैं, और ये दोनों टाइप्स हैं एटोमाइजेशन सोर्सेज के। एक्साइटेड एटम डिके बैक टू लोअर लेवल बाय एमिटिंग लाइट, emission or pass through the monochromator or filter prior to detection by the photomultiplier tube.
तो अब जो एमिशन है उससे भी हम एक, क्योंकि एक एमिशन जो है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की हमने सेट करनी है, तो मोनोक्रोमेटर को सॉफ्टवेयर से हम सेट कर लेते हैं कि उन मोनोक्रोमेटर ने इस वेवलेंथ की जो लाइट है वो ऑब्जर्व करनी है, तो वो जस्ट वही लाइट को ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि मोनोक्रोमेटर है तो ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में या कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद हम डिटेक्टर फॉर एग्जांपल हम फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब यूज़ करते हैं ताकि जो सिग्नल है वो प्रॉपर हमें मैग्नीफाइड फॉर्म में नज़र आए। तो उसके बाद जो एक रीड आउट डिवाइस है उसके ऊपर हमें स्पेसिफिक जो एक ग्राफ है ऑब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस का वो हमें विजिबल होता है। Instrumentation of the atomic emission spectroscopy is the same as that of atomic absorption but without the presence of radiation source. क्योंकि जो अटोमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें कोई फॉर एग्जांपल अटोमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में हमने हालो कैथोड लैंप यूज़ किया था, इस केस में कोई भी ऐसा रेडिएशन सोर्स नहीं यूज़ करते। द अटोमिक एमिशन इज द इन अटोमिक एमिशन the sample is atomized and analyte atom are excited to higher energy level and then it returns back from ground state, and this emitted light is found by any detector. This is schematic of atomic emission spectrophotometer. ये जो मेन प्रोसेस है ये दिखाया हुआ है, लेकिन आप उसमें माइंड में ये रखें कि एक सैंपल है, सैंपल जिस फॉर्म में भी होगा हम उसे सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद न्यूबलाइज़र होगा, न्यूबलाइज़र के बाद यहाँ क्योंकि अभी हमने जो आईसीपी प्लाज्मा की डिफरेंट टाइप हैं वो हमने स्टडी नहीं की, तो फिलहाल आप इसमें क्योंकि अभी हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं मिशन का, तो आप फ्लेम को ही माइंड में रखें, और फ्लेम के बाद जब एटम एक्साइट हो जाते हैं तो उसके बाद का जो प्रोसेस है वो हमने एक्चुअल में स्टडी करना है। तो वो जो एक्साइटेशन सोर्स है वो प्रोड्यूस करता है एक्साइटेड एटम, और वो लेंस जो है वो एक फोकस पॉइंट पे जो वेवलेंथ सिलेक्टर है जिसे हम ये कहते हैं कि मोनोक्रोमेटर है, मोनोक्रोमेटर तक जाएगा वेवलेंथ सिलेक्टर को। यहाँ इसका मतलब ये है कि मोनोक्रोमेटर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को पास करेगा, और वो जो डिटेक्टर है उसे डिटेक्ट करके हमें रीड आउट डिवाइस पे विजिबल होगा तो उसकी जो ट्रांसमिटेंस है। In atomic emission spectroscopy does not require light source. Excited atom in the flame emitted light that reaches the detector. इस प्रोसेस को हम कहते हैं ल्यूमिनेसेंस टेक्निक बेस्ड ऑन द एक्साइटेशन प्रोसेस दैट इज़ द फ्लेम फोटोमेट्री। फ्लेम फोटोमेट्री को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद फर्नेस में हम इलेक्ट्रिकल फर्नेस ग्रेफाइड फर्नेस को हम स्टडी कर चुके हैं, और इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा। अब ये जो डिफरेंट प्रोसेस हैं, ये जो एमिशन है, एमिशन में जो एटोमाइज़र है उसके रेंज हैं, वो एटोमाइज़र फ्लेम हो सकता है, वो एटोमाइज़र फर्नेसेस हो सकती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल फर्नेस हम ग्रेफाइट फर्नेस को स्टडी कर चुके हैं, और इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा हो सकता है। हम डिटेल से इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा को स्टडी करेंगे, बाकी जो दो प्रोसेस हैं वो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। Flame it is used these a molecule which do not require very high temperature for excitation into atom into quantitative analysis। फ्लेम जो है वो easily यूज़ कर सकते हैं हम। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि वो मालिक्यूल जिनके लिए ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर नहीं होता उनकी एक्साइटेशन के लिए हम फ्लेम यूज़ करते हैं। अब वैसे तो हमने फ्लेम का टेम्परेचर भी 1750 तक पढ़ा था, तो इट इज़ अ टू मच टेम्परेचर, बट जब हम बाकी ऑटोमाइजेशन सोर्सेज को स्टडी करते हैं तो उसमें से जो सबसे कम टेम्परेचर है वो फ्लेम का है, क्योंकि हमने जब फर्नेसेस का पढ़ा था उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा है। प्लाज्मा का तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, डिफरेंट प्लाज्मा की अगर हम टाइप्स पढ़ें तो करंट के केस में भी जो टेम्परेचर वो एक इफ़ेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है, तो कंपेरेटिवली जो फ्लेम का टेम्परेचर है वो कम होता है। तो कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल जिनके लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर नहीं होता उनके लिए हम फ्लेम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने ये स्टडी किया था कि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो फिर केमिकल जो इंटरफेरेंसेस हैं उनका चांस भी ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल जब इन सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करते हैं कि इंटरफेरेंसेस ना हो, टेम्परेचर का जहाँ इफेक्ट हम नहीं बेयर कर सकते हैं, तो वहाँ हम फ्लेम को यूज़ करते हैं।
सैम्पल इन सोल्यूशन फॉर्म एंड स्प्रेड इनटू फ्लेम ऑफ बर्नर। तो जो सोल्यूशन फॉर्म में है वो बर्नर में हम स्प्रे करते हैं, उसके बाद वो जो एक फ्लेम का स्ट्रक्चर है उसमें एटम चले जाते हैं और वो एक्साइटेड फॉर्म में चले जाते हैं। अब डिफरेंट जो फ्यूल और ऑक्सीडेंट हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, और जो फ्लेम का टेम्परेचर है वो ऑक्सीडेंट और फ्यूल की रेशो पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज़ करते हैं तो उस टाइम फ्लेम का टेम्परेचर 1800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि जो हाइड्रोजन और एयर जब हम यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल एंड एयर एज ऑक्सीडेंट, तो 2100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो ये जो डिफरेंट रेशो बताई हुई हैं इसका मतलब है फ्यूल और ऑक्सीडेंट की रेशो चेंज करने से जो फ्लेम का टेम्परेचर है वो भी चेंज होता रहता है। लेकिन जो इसका मैक्सिमम भी टेम्परेचर है तो वो ओवरऑल जो दूसरे ऑटोमाइजेशन सोर्सेज हैं उनसे कम ही है। तो इसलिए वो मालिक्यूल जो उनके लिए हाई टेम्परेचर नहीं रिक्वायर होता तो हम फ्लेम ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमाइजेशन सोर्स जिनमें टेम्परेचर कम हो वो फ्लेम से मतलब कोई ऐसा एटोमाइज़र नहीं है जिसका टेम्परेचर फ्लेम से कम हो। तो मिनिमम टेम्परेचर वाला जो एटोमाइज़र है वो फ्लेम है। उसके बाद है अल्टरनेटिंग करंट स्पार्क एटोमाइज़र। अल्टरनेटिंग करंट स्पार्क में ऑफ कोर्स हम अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करेंगे। इसमें हाई वोल्टेज का जो एक हाई वोल्टेज है 10 to 50 किलो वोल्ट, इट इज़ अ हाई वोल्टेज अक्रॉस 2 इलेक्ट्रोड की वह स्पार्क। जब इतनी ज़्यादा वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे अक्रॉस इलेक्ट्रोड तो स्पार्क ही प्रोड्यूस होगा। क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि जब कैथोड रेज डिस्कवर हुई थी तो जो लाइट्स जो वायर्स हैं वो हम अगर कनेक्ट करते हैं तो उससे स्पार्क प्रोड्यूस होता है, और स्पार्क में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और एक लाइट चमक सी नज़र आती है। द यूज़ ऑफ कंडेंसर इंक्रीज द करंट। तो इसमें हम कंडेंसर यूज़ करके जो करंट की वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। Brilliant spark is obtained at 0.05 माइक्रोफेराडे कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। इसमें स्पार्क अगर हम मतलब अप्लाई कर वो ये देखना चाह रहे हैं कि ब्रिलियंट स्पार्क हो तो उसके लिए हम क्योंकि कैपेसिटर भी यूज़ करते हैं, कंडेंसर कैपेसिटर ये सारे जो अल्टरनेटिंग करंट आर को एज एटोमाइज़र यूज़ करेंगे तो हम कंडेंसर भी यूज़ करेंगे और कैपेसिटर भी। उस टाइम जो कैपेसिटर की कैपेसिटी है वो 0.05 माइक्रोफेराडे होनी चाहिए जब हम ब्रिलियंट स्पार्क यूज़ करेंगे। तो ये एक क्योंकि कितनी ज़्यादा हाई वोल्टेज है तो इसलिए जो एटम है सैंपल है वो एटम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये एक हाई टेम्परेचर ऑटोमाइजेशन सोर्स है। इसके डिफरेंट एडवांटेज हैं कि रिप्रोड्यूसिबल है। रिप्रोड्यूसिबल का मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस को हम बार बार कर सकें। तो अब फ्लेम को एज सच हम अगर मेंटेन करना चाहें और डिफरेंट अगर दूसरे ऑटोमाइजेशन सोर्सेज को देखें तो एज सच वो रिप्रोड्यूसिबल नहीं है, जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट स्पार्क और रिप्रोड्यूसिबल है। लेस मटेरियल इज़ कंज्यूम, क्योंकि मटेरियल का अगर फॉर एग्जांपल मटेरियल अगर कम कंसनट्रेशन में है और हम फ्लेम को ऑप्टिमाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो वो जो पहले न्यूबलाइज़र में जाएगा उसके बाद फ्लेम में जाएगा, तो मे भी अगर थोड़ी बहुत कंसनट्रेशन में हो तो उसकी एटम वहाँ तक जाते जाते प्रोड्यूस ही ना हो। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिकल स्पार्क यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिकल सोर्स यूज़ करेंगे एज ऑटोमाइज़र, तो जो लेस कंसनट्रेशन में है सैम्पल वो इतना ज़्यादा कंज्यूम होने का उसका चांस नहीं है। लेस मटेरियल इज़ कंज्यूम। हाई कंसनट्रेशन सोल्यूशन कैन बी यूज्ड। हाई कंसनट्रेशन सोल्यूशन हम मैंने आपको पहले फ्लेम फोटोमेट्री और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में यूज़ बताया था, क्योंकि इस प्रोसेस को हम स्टडी कर रहे हैं बेयर्ड-लैम्बर्ट लॉ अप्लाई होता है इस केस में। बेयर्ड-लैम्बर्ट लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है हाई कंसनट्रेशन के लिए। तो लेकिन ये जो अल्टरनेटिंग करंट स्पार्क है ये हाई कंसनट्रेशन का भी अगर सोल्यूशन हो तो हम एटोमाइज़र अगर अल्टरनेटिंग करंट को यूज़ करें तो उसमें जो एटम है वो एक स्पेसिफिक लिमिट में प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। हीटिंग इफेक्ट इज़ लेस विच इज़ यूज़फुल फॉर द एनालिसिस ऑफ लो मेल्टिंग मटेरियल, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट हीट तो इसमें प्रोड्यूस नहीं हो रही, करंट है और वो जो सैंपल जहाँ पड़ा हुआ है उसी को ही एटम में कन्वर्ट होगा जाए, तो ओवरऑल जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। इसमें इंटरफेरेंसेस नहीं होती। इंटरफेरेंसेस कैसे हों? इंटरफेरेंसेस जब एक हीट प्रोड्यूस होती है ओवरऑल एक जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा होता है तो तब इंटरफेरेंसेस के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर एक फॉर एग्जांपल कोई सैंपल प्रेजेंट है केमिकल जैसे स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस का अगर हम चांस भी देखें तो वो डिस्टर्ब ही नहीं हो रही, एक स्पेसिफिक जो एक करंट है वो मिल रहा है उसकी जो सोल्यूशन की फॉर्म में कोई भी हमारा सैंपल है वो एटम में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो इंटरफेरेंसेस का चांस है वो भी अल्टरनेटिंग करंट में सबसे कम होता है।
Alternating current arc, it implies potential difference 1000 volt or more. This arc is drawn at a distance of 0.5 to 3 मिलीमीटर. अगर डिस्टेंस हो तो ये आर्क हम अप्लाई कर सकते हैं. बेस्ट सोर्स फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस और स्टेबल है, रिप्रोड्यूसिबल है, ये हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं. DC arc मतलब डायरेक्ट करंट आर्क. DC arc is generated with the potential gradient 50 to 300 वोल्ट. अगर वोल्टेज है तो उसे हम DC करंट, या फिर ये कह सकते हैं कि DC arc जो हम यूज़ करते हैं ऐसा ऑटोमाइज़र, उसकी जो वोल्टेज होती है वो 50 to 300 वोल्ट होती है. द करंट यूज इज़ अबाउट 1 to 300 एम्पेयर एंड एमिशन इज़ ड्यू टू न्यूट्रल एटम. और इस केस में न्यूट्रल एटम प्रोड्यूस होंगे और उनकी जो एमिशन है वो हम स्टडी कर लेंगे. Temperature in the arc steam range from 227300 degrees Kelvin to 5373. इस केस में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है स्टीम का, जो कि एटम सैम्पल को एटम में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है. यूज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल कंसनट्रेशन. बहुत कम कंसनट्रेशन में भी, क्योंकि अल्टरनेट डायरेक्ट करंट है तो डायरेक्ट करंट तो बहुत माइन्यूट कंसनट्रेशन में भी कोई एलिमेंट किसी सैंपल में प्रेजेंट है तो उसे भी फाइंड करने के लिए यूज़ होता है. उसके बाद जो आर्क थी इनको हमने स्टडी किया. जो मेन पार्ट है जो एटॉमाइज़र का हम स्टडी करते हैं वो है प्लाज्मा. प्लाज्मा के डिफरेंट टाइप्स हैं जिन्हें हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिनकी मैं ये थोड़ी सी जो समरी है वो बता देती हूँ. 3 टाइप ऑफ हाई टेम्परेचर प्लाज्मा इज़ यूज्ड एज अ एटोमाइज़र इन एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. Plasma, an electrically conducting gaseous mixture containing significant concentration of cation and anion. प्लाज्मा का आपको पता है कि प्लाज्मा का बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, और अगर हम प्लाज्मा की कंपोजिशन देखें तो इसमें केटाइन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये इलेक्ट्रॉन और केटाइन किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, प्लाज्मा का हाई टेम्परेचर क्यों होता है, इसमें कौन सी हम गैस यूज़ करते हैं, ये सारा हम जो है वो एक नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. लेकिन इसकी जो मेजर टाइप्स हैं वो इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा है. इंडक्टिवली कपल्ड का मतलब ये है कि ये इसे कपल्ड किया जाता है, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा. दूसरा ये है कि डायरेक्ट करंट प्लाज्मा और माइक्रोवेव इंड्यूस्ड प्लाज्मा. ये डिफरेंट टाइप हैं जो प्लाज्मा की एज अ एटोमाइज़र, क्योंकि प्लाज्मा तो तीनों में है डिफरेंट, उनका हाई टेम्परेचर भी ये शो कर रहा है कि ये एज अ एटोमाइज़र यूज़ होंगे, लेकिन उसके जो डिफरेंट वे हैं कि वो इंडक्टिवली कपल्ड है, डायरेक्ट है या माइक्रोवेव प्लाज्मा है, और उनके डिफरेंट टेम्परेचर हैं, उनकी क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ये हम डिस्कस करेंगे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस प्लाज्मा इज़ इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा. उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा है. एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने ये देखा कि जो मेन प्रोसेस हैं फ्लेम के अंदर, फ्लेम को तो हमने स्टडी किया था. उसके बाद जो एमिशन का मेन प्रोसेस है कि कैसे लाइट एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्बेंस से हम एक्साइटेड स्टेट में एटम जाते हैं और फिर डी एक्साइट होते हैं तो वो इमिटेड लाइट हम मेजर करते हैं. लेकिन यहाँ जो डिटेल है वो हम ऑटोमाइजेशन सोर्सेज की स्टडी करेंगे. फ्लेम और फर्नेसेस को हम स्टडी कर चुके हैं, और अब हम जो प्लाज्मा की डिफरेंट, और आज हमने डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट को भी देख लिया कि वो कैसे एज एटोमाइज़र सोर्स यूज़ हो सकते हैं, अल्टरनेटिंग या डायरेक्ट करंट. और नेक्स्ट हम प्लाज्मा को देखेंगे, प्लाज्मा की डिफरेंट टाइप को, कि वो कैसे एटोमाइज़र सोर्स के तौर पे एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होते हैं. This is all about general concept of atomic emission spectroscopy. Thank you.